हम अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर में मैंने आपको इससे पहले बैटल ऑफ बक्सर बताया था जो 1764 में हुई थी। हम उसके आगे की कहानी जानते हैं, ठीक है। तो 1764 से 1797 तक आपने जाना कि कैसे कैसे ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पाँव फैलाए। ओके, सो दिस इज़ योर एक्टिविटी। लेट्स फाइंड आउट। मैं आपको जो ये डायग्राम फर्स्ट दिखा रहा है वो ये मैप में ये शो कर रहा है, ऑरेंज कलर इज शोन दैट ये एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। सो ये सब ब्रिटिश रूल के अंदर वाले थे और येलो वाला जो है इंडिया में कॉन्कर्ड था। लेकिन अब मेजर चेंज आपको ये दिख रहा होगा कि जब सेकेंड वाले में इंडियन 1857 वाला, मतलब एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, 1857 में फर्स्ट वॉर हुई थी अपने इंडिया में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 1857 में हुई थी। सो देखो कि क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है। ये ऑरेंज पार्ट कितना बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रिटिश ने लड़ाई किया, आर्मी के थ्रू अपनी कंट्रोल्स लाया और किया। लेकिन आपको ये भी पता है कि इंडिया बहुत ही ह्यूज कंट्री है, तो इतनी आसानी से वो इतने सारों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला काम किया था। अब ये देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रणनीति बनाई थी इसके लिए, क्योंकि एज यू नो कि आर्मी, अगर ये लोग सब एक साथ मिल जाते तो इनकी आर्मी उन लोगों को एक बोल सकते हैं वॉर में आसानी से हरा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ ना। तो इन्होंने क्या क्या रणनीति बनाई थी ये हम आज जानेंगे। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज रूल, ये कैसे बढ़ा। एज यू नो कि वो लोग अटैक करते थे, मिलिट्रीज अटैक करते थे और उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज बनाते थे ताकि गवर्नर जनरल बन जाए। गवर्नर जनरल का काम होता था ये करना, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर देता था वो लोग वो करते थे। बट यहाँ पर क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पर दिमाग लगाया। उन्होंने फर्स्ट लाया अपॉइंटिंग रेसिडेंट्स। उन्होंने आपको जब सिराजुद्दौला का टाइम था उस टाइम से इन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों की प्रजा में बीच में घुसना, उनके हर इंटरनल मैटर्स में अपनी राय रखना शुरू कर दिया था। उस टाइम से ही मीर जाफ़र को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था, इस कारण वो हार गए थे। ये मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बता रही हूँ। सो फिर बैटल ऑफ बक्सर देखा, उसमें भी सेम चीज़ की इन्होंने, मतलब उनकी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करके उनके कौन थ्रोन बनेगा, कौन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट करेंगे, किसको क्या करना चाहिए, ये सब मैटर में ये लोग बहुत ज़्यादा घुसने लगे थे। सो इसके थ्रू वो लोग जैसे अंदर मतलब खोखला कर रहे थे प्रजा को और जीत रहे थे। ये एक उनकी बहुत ज़्यादा काम वाली इन लोग की मेथड हो गई थी। इसमें जेम्स मिल जो एक राइटर है वो क्या लिखते हैं कि वी प्लेस अ रेसिडेंट हु विल रियली इज़ किंग ऑफ द कंट्री। हम रेसिडेंट उसी को बनाएंगे जो किंग है, एज लॉन्ग एज द प्रिंस डज वॉट इज़ एग्रीबल। देखो, किंग के मरने के बाद ऑफकोर्स प्रिंस है जो किंग की गद्दी पे बैठेगा, बट किंग प्रिंस को हमारे सारे रेसिडेंट्स को मानना पड़ेगा, तब ब्रिटिश क्वाइटली बैठे रहेगी। लेकिन अगर प्रिंस उसके सामने खड़ा हो जाता है और नहीं करता जो वो रेसिडेंट कहा जा रहा है, तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। इस धमकी से ही समझ में आ रहा है कि वो लोग कितना इंटरफेयर करने लगे थे राज में। सेकेंड उन्होंने लाए थे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस आपने सुना होगा, बहुत पुरानी बात है, ये तो आपके लास्ट क्लास में आई होगी ये सब्सिडरी अलायंस। आपने सब्सिडी वर्ड सुना है, आज के टाइम पे सब्सिडी बहुत कॉमन हो गया है। सब्सिडी क्या होता था कि जैसे आपका कोई राज्य है, उस राज्य को ब्रिटिश प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि ब्रिटिश सबको ही मतलब परेशान करने का काम कर रहा था। तो उसने बोल दिया अगर आप मुझे एक सीमित राशि पहुंचाएंगे तो मैं आपके राज्य को कुछ नहीं करूंगा। इट्स जस्ट लाइक अ सब्सिडी, कि आपके राज्य को बचाने के लिए आपको पैसे देते रहने पड़ेंगे। तो हम आपके मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो टेरिटरीज़ में किसी चीज़ में भी नहीं, किसी भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर में भी नहीं। आप सब्सिडरी अलायंस यही था कि इसमें अलायंस आपको देना होगा आपके स्टेट की सब्सिडी के तौर पे। ओके, सो ये थी सब्सिडरी अलायंस। ये लाए थे रिचर्ड वीसली, जिन्हें लॉर्ड वीसली भी कहा जाता है, जो कि गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। इन्होंने ये ट्रीटी को साइन करा था निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ और नवाब ऑफ अवध, तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक, इनके साथ इन्होंने ये ट्रीटी को साइन किया था। इट मीन्स ये लोग वो थे जो इनकी बात पर एग्री कर गए थे कि हाँ, अगर ये पैसे लेके मानते हैं, हमारे मैटर्स में नहीं बोलेंगे, हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे, तो हम इनको देंगे। तो ये लोग पे करने लगे कंपनी को पेनल्टी के रूप में। जितना पैसा ये लोग बोलते थे कि ये इतना इतना, एक ब्रिटिश का कहना था, राइटर ने एक लिखा भी था एक चीज़
कि अ सिस्टम, ये सब्सिडरी अलायंस पर, क्या सिस्टम ऑफ फेंटनिंग अलाइज एज वी फेटन ऑक्सन, यानी हम उतना पैसा लेते जाएंगे, इतना पैसा लेते जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। सो बोल सकते हैं ईटन अप, वो एक तरह से राज्य को खाए जा रहे थे। फिर 1801 में क्या हुआ, नवाब ऑफ अवध हाफ पेमेंट टेरिटरीज की नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी हाफ टेरिटरी ले गए ब्रिटिश वाले 1801 में। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ भी यही हुआ, वो नहीं पे कर पाए तो उनकी टेरिटरीज भी ले गए। तो इस तरीके से उनकी जो राज्य है उनका बढ़ते चला गया ब्रिटिश सरकार का। फिर था डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, वो तो आपको पता है कि मिलिट्री को डायरेक्ट अटैक करो, वो मैसूर में जो हुआ था, सब पावर ले लिया था हैदर टीपू ये सब की, तो ये डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। फिर एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपको डिटेल में बताएगा कि एंग्लो मैसूर वॉर कैसी हुई थी। जो ये हैदर और टीपू दिया है उसका नाम दिया है हैदर अली, 1761 से 1782 तक पावर में थे। फिर टीपू सुल्तान आए 1782 से 1799 तक। तो ये हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था मैटर। हैदर एक बहुत ज़्यादा चालाक राजा बोल सकते हैं, उसे पहले से अंदाज़ा था कि मैसूर में भी कुछ ना कुछ खतरा मंडरा सकता है, इसने इन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को बुलाकर अपने मिलिट्री को और कड़ा करा। इनके बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने भी अपने रिलेशनशिप फ्रेंच सरकार से तुरंत बनाए रखे ताकि एक लिंक जुड़ी रहे कि आर्मीज़ को ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग्स मिल सके यूरोपियन लाइन्स के थ्रू। यहाँ पर उनका एक ट्रेड कंट्रोल एरिया था जिसका मलाबार कोस्ट नाम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी इनके लिए। और ब्रिटिश ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द ब्रिटिश ट्रेड इन दिस कोस्टल रीजन बाय स्टॉपिंग। अब क्या हुआ, सुल्तान ने क्या ट्राई किया कि यहाँ से जो ब्रिटिश का माल आता है उसको हम रोक लेते हैं, ठीक है। सैंडलवुड एंड स्पीसीज फ्रॉम, जो सैंडलवुड और स्पीसीज यहाँ से उनकी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, उसे हम रोक लेते हैं। ही ऑल्सो स्टॉप द लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, उन्होंने अपने मैसूर के लोकल वर्कर्स ट्रेडर्स को भी उनके साथ काम करने से रोका ताकि मैसूर में इनके पाँव जम ना पाए, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार को जब वो रोकने लगे तो ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गई। उन्होंने 4 वॉर लगातार लड़ी मैसूर के साथ। एक हुई 1767 से 1769 तक, यानी यू कैन सी दैट 2 years चली। फिर हुई 80 से 84, 4 years, 90 to 92, देन एक 1799 में। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एंडिंग ईयर्स नहीं दिया क्योंकि ये वॉर एंड नहीं हुई, इसमें उनकी डेथ हो जाती है। जो राजा थे टीपू सुल्तान, उनकी डेथ हो जाती है। वो लगातार 3 बार जीतते आए, ठीक है। ये 2 साल चली, ये 4 साल, फिर 2 साल, बार बार ब्रिटिश तोड़ने की कोशिश करती रही, वो जीतते आए बिकॉज इनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री थी। एंग्लो मैसूर वॉर चलती रही, बट एट द एंड टीपू सुल्तान का जो कैपिटल था, टिपूस कैपिटल सेरिंगापुतम, वहाँ पर वो लोग फाइनली जीत पा लेते हैं और जीतने के बाद वो वहाँ के राजा को मार डालते हैं। फिर वो ये वोदेयार्स एक फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी का है, उसको वहाँ पे रूलिंग के लिए खड़ा कर देते हैं और उससे साइन करा लेते हैं ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस वाली कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमेशा पैसे देते रहेगा और काम करते रहेगा, ये वाला काम। फिर टीपू सुल्तान ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं, उन्हें पीस के लिए better to die like a soldier than live a miserable dependent on the infidels in the list of their personal rajas and naboobs। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि एक सोल्जर के लिए मरना बेहतर है कि वो किसी अंडर किसी की गुलामी करे, ओके, किसी के अंडर में काम करे, एक राजा राजा ही रहेगा मरते दम तक, ये उनका कहना था। मराठा किंगडम में भी इन लोगों ने अपना राज्य ले लिया था, लेकिन इसमें भी उनको बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा बैटल्स करने पड़े थे। इनकी इच्छा थी कि मराठा को वीक कर दे, तोड़कर, ताकि एक साथ तो सबके साथ लड़ना मुमकिन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, पेशवा को, चीफ को, सबको, मिलिट्री हेड्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को, सबको अंडर में करने के लिए धीरे धीरे करके सबको एक एक पर हमला किया ताकि वो लोग अपनी वीक होते जाए, उनकी आर्मी वीक होते जाए। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ख़त्म हुई तब से जो गवर्नर है लॉर्ड विस्ली, वो मराठा किंगडम के पीछे लग गए थे कि हमें ये वाला चाहिए। अब इसको टारगेट पे रखे थे कि ये वाला हमें चाहिए। तो इन्होंने मराठा सरदार के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट पावर का इस्तेमाल किया उनके ऊपर और उनके बीच में फूट डलवाई ताकि वो लोग डिसयूनिटी हो जाए मराठा सरदार और वो आसानी से ये वॉर जीत सके। ये भी 3 भाग में हुई, फर्स्ट 75 से 82, फिर 03 से 05, फिर 17 से 18 लास्ट।
17 से 18 लास्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश जीत जाती है। फर्स्ट वॉर में वो क्या हारते हैं, फर्स्ट वॉर में उनकी विक्ट्री हो जाती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, बिल्कुल मराठे लोग जीत जाते हैं। सेकेंड वॉर में एंग्लो मराठा जीत जाते हैं बट कंपनी उड़ीसा पर कंट्रोल पा लेती है और उनके जो टेरिटरी है यमुना इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली उस पर कंट्रोल ले लेती है, यानी कुछ हिस्सा उन लोगों को मिल जाता है उस वॉर में। फिर फाइनली द मराठाज वर कम्प्लीटली क्रश्ड, उसके बाद थर्ड एंग्लो वॉर में मराठा बिल्कुल नष्ट किया गया। फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटीसी, पैरामाउंटीसी के टाइम पर फ्रांसिस डॉन हेस्टिंग जो जनरल गवर्नर थे इंडिया के 1813 से 1823 तक, उन्होंने ये वाली पॉलिसी लाई थी पैरामाउंटीसी। ये क्या थी पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी थी कि डायरेक्ट ये चाहे तो किसी के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी थी इनके पास कि ये काम जो स्टेट इनको लगता है कि नहीं बस ये हो आसानी से हमारे अंदर में आ जाएगा तो डायरेक्ट वो वहाँ पर अपना कब्जा जमा रहे थे, ये उनकी ये पॉलिसी थी। ये लाए थे रॉडन हास्टिंग। अब हास्टिंग ने क्या किया, रॉडन हास्टिंग वही है जिन्हें हम लॉर्ड हास्टिंग भी बोलते हैं। हाँ, तो इन्होंने इनके एक राइटर थे हेनरी रॉबर्ट क्लॉ, इन्होंने क्या बोला, एन इंग्लिश मैन इज इंडियन इन इंडिया इज proud and tenacious, determined. He feels himself a conqueror amongst vanquished people and looks down with some degree of superiority on all below him. तो एक इंग्लिश मैन जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि उन्होंने इतना सारा कॉन्कर्ड कर लिया है, इतने पुअर और गरीब लोगों बोल सकते हैं इतने लाचार लोगों के ऊपर उन्होंने सुप्रीम पावर के सहारे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पा ली है। सो यहाँ पर इनकी ये पॉलिसी एज इन बहुत गलत थी कि डायरेक्ट ही किसी की भी चीज़ को हड़प लेना, ये कहीं की भी कोई न्याय नहीं था, ये बिल्कुल उनके साथ अनफेयर हो रहा था। सो इसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्टर खड़ी हुई जिनका नाम था रानी चन्नम्मा। रानी चन्नम्मा एक कर्नाटका की कित्तूर की स्टेट की एक रेसिडेंट थी, रहने वाली थी। उन्होंने अकेले ही लड़ने का इसके सामने सोचा। अब इनको अकेली थी तो इनको तो वैसे ही ब्रिटिश ने छोड़ना नहीं था, तो ब्रिटिश ने इन्हें अरेस्ट कर लिया 1824 में और उनको प्रिजन में डाल दिया जहाँ उनकी मौत हो गई। बट ये सच नहीं है, रानी की मौत वहाँ पर नहीं हुई थी बिकॉज वो एक रयान्ना उनका एक चौकीदार बोल सकते हैं, पुअर चौकीदार था जो कित्तूर था, उसने रानी को वहाँ से निकाल लिया था और उसने बहुत सारे ब्रिटिश के रिकॉर्ड्स जो बोलते हैं जो सपोर्टर्स का बहुत काम आती थी, सपोर्ट करती थी उन लोगों को, उन्हें डिस्ट्रॉय भी करा था। सो ये 1830 की बात हो गई। इन द लेट 1813 थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब 1830 में रशियन इन्वेशन हुआ नॉर्थ साइड से, मतलब अपने इंडिया में रशियन लोगों का आना हुआ। जो अफ़गानी रूलर्स थे, एज यू नो अफ़गानिस्तान, लोधी जो इब्राहिम लोधी, ये सब, तो ये इनका इन्वेंशन अब आ गया कि सिंध कैसे वो पार्ट हुआ। बिटवीन 1838-1842 द कंपनी एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट रूल इन अफगानिस्तान आफ्टर फाइटिंग अ वॉर विथ इट। इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान वाले एरिया पे फाइट वॉर किया और वहाँ के एरिया को कैप्चर करने लगे। वहाँ पे एक पंजाब के सबसे पावरफुल उस टाइम के रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, जिनकी मौत हुई थी 1839 में। उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया कि एक राजा के मरने के बाद स्टेट गवर्नमेंट किंगडम बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा तो उनके साथ फाइटिंग करने में वो आसानी होगी, तो उन्होंने वहाँ का भी किंगडम ले लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये वाली पॉलिसी इनकी क्या लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, इसके बारे में आपने सुना ही होगा ऑब्वियस से। 1848 से 1856 के बीच ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के। सो ये आप क्रम याद रखना कि सबसे पहले कौन आया, विस्ली आए, लॉर्ड विस्ली ने लाया वो सब्सिडरी अलायंस। फिर आए कौन, लॉर्ड हास्टिंग। फिर आए हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो पॉलिसी लाया इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी राज्य का राजा अगर नेचुरल डेथ मरता है या फिर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से मरता है, ओके, सो उसका किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिश उसके कंट्रोल कर लेगी, उसको कंट्रोल कर लेगी। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी एडॉप्टेड सन, वो राजा चाहे अगर उसका कोई है वारिस तो वो बनेगा ही राजा, लेकिन अगर वो किसी को अडॉप्ट करके राजा बनाता है तो वो उसको राजा नहीं मानेंगे। सो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है
और उसकी बायोलॉजिकली किसी भी तरह से उसकी मौत होती है तो वो हमारे अंडर में आ जाएगा। ये पॉलिसी ये लाती है और इससे ही इन्होंने सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी इन सब पे ये वाली डॉक्ट्रिन लगाई और ले लिया ये राज्य। फाइनली 1856 में अवध को भी इन्होंने इसी तरीके से जीता। मिस गवर्नमेंट हुई क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के कारण, क्योंकि वो लोग अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए उनके राजा के जाने के बाद। तो इसको भी अवध एक ऐसी जगह है जो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी जगह थी। सो कंपनी को बहुत चाहत थी कि अवध कैसे भी करके हमारे अंडर में आ जाए, बट अवध में इनको टाइम लगा। लेकिन जैसे ही उनके राजा का मौत होती है तो ये लोग उसको भी अपने अंडर में कर लेते हैं। और द ह्यूमिलेटिंग वे ऑफ दिस, मतलब ऐसे ह्यूमिलेट करके वो सारे पावर्स अपने अंडर में कर लेते थे। फिर 1857 में उन्होंने अपने पूरे टास्क, मतलब इंडियन टेरिटरीज को पाने का, अपने अंडर में कंट्रोल में लाने के पूरे टास्क कंप्लीट कर लिए थे। 1857 तक ये उनका हो गया था। ये क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।